हाय, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। एक बार फिर से आज हम लोग अभी चैप्टर जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 है अम्ल, क्षार और लवण, यानी कि एसिड, बेस और साल्ट। हमने इसके पहले फर्स्ट लेक्चर में हमने वीडियो में डिस्कस किया हुआ था वह अम्ल के बारे में। हमने सारी इन्फॉर्मेशन ले ली थी कि अम्ल क्या होता है, अम्ल के गुण क्या होते हैं, अम्ल की प्रॉपर्टीज क्या होती है, अम्ल का क्रिया, रासायनिक गुण, भौतिक गुण, हमने सारा इसमें कवर कर लिया था। और हमने यहाँ तक कि उसका उपयोग भी हमने उस पहले लेक्चर में पढ़ लिया था। तो जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं वो जा करके डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर ऐसे डायरेक्ट आप वहाँ पे वीडियो के प्लेलिस्ट में होगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं। और जो लोग चैनल को अभी तक नए जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को क्या करें, शेयर करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज डिस्कस करने वाले हैं अम्ल। हमारा पहले लेक्चर में ख़त्म हो गया था और हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं क्षार। तो आज क्षार के बारे में हम पढ़ेंगे। क्षार क्या होता है, क्षार के गुण क्या होते हैं, क्षार के रासायनिक गुण कैसे होते हैं, भौतिक गुण क्या होते हैं, इनका यूज कहाँ कहाँ होता है और क्षार का कैसे बनाया जाता है। ये सब सारी चीज़ें हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। क्षार कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो इसके पहले थोड़ा सा मैं जो पहला लेक्चर थोड़ा सा रिव्यू देना चाहता हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाए। तो ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, ये हाफ ईयरली एग्जाम और प्लस बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं, इसलिए इस पूरी वीडियो को पूरी तरीके से देखिएगा, बीच में छोड़िएगा बिल्कुल भी नहीं। पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि आगे क्या है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम वीडियो के लास्ट में जाकर इंपॉर्टेंट चीज़ को शेयर करते हैं, तो उनको आप बिल्कुल भी छोड़िएगा मत, पूरा वीडियो देखिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो अम्ल क्या होता है? अम्ल जो स्वाद में, हमने नॉर्मल सभी लोग जानते हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, और जो जली विलयन में घुल करके H+ आयन देता है वो सब क्या कहलाता है? अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। और अम्ल फिजिकल प्रॉपर्टी जो हमने वो सब देख लेना आगे जाके। फिर अब हम इसमें क्षार के बारे में समझें कि क्षार एक्चुअली में होता क्या है। क्षार क्या होता है? जो जितने भी क्षारक होते हैं सब जल में क्या होता है? घुलनशील है, यानी कि जितने जो भी क्षारक है आपका जल में घुल गया तो इसको हम क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे। क्या कहेंगे? क्षार। अब इसको कैसे पता चले कि ये एक्चुअली में क्षार ही है? तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका टच करने पे साबुन जैसा, जैसे साबुन को अगर हम टच करते हैं तो बहुत सॉफ्ट होता है, उसी तरह से इनका भी स्पर्श यानी टच करने पे साबुन की तरह होता है, और स्वाद में हल्का सा कड़वा होता है। जैसे अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, इसी तरह क्षार भी हमारा स्वाद यानी टेस्ट में कैसा होता है? कड़वा होता है। तो इस तरह से हम लोग पता कर सकते हैं कि यह क्या होता है? क्षार होता है, ठीक है। और इनकी प्रकृति कैसी होती है? संक्षारण होता है, यानी कि कहीं भी अगर लग जाएगा तो वहाँ के चीज़ों को नष्ट कर देते हैं, ठीक है। और ये हमारे लिए क्या नुकसानदेह भी होता है। इनको कभी भी ऐसा नहीं कि हम उसको टच किए साबुन जैसा है तो उसको टेस्ट कर नहीं, इसको बिल्कुल भी नहीं टेस्ट करना चाहिए, या और इसको हमें क्या करना चाहिए? हमारे हानिकारक होता है। तो इसे अभी कहीं स्पर्श किया या फिर कैसे किया तो ऐसा लगे टेस्ट कर लें कि हाँ सच में कड़वा है कि नहीं, ऐसा मत करना, नहीं तो हो सकता है तुम्हारे लिए ना हानिकारक हो जाए, क्योंकि इसका प्रकृति कैसा होता है? संक्षारण का होता है, ठीक है। तो अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें, क्षार जो स्वाद में क्या होता है? खट्टा, अरे कड़वा होता है। कैसा होता है? कड़वा होता है। और जो जली विलयन में घुलकर OH आयन देता है। जली विलयन में घुल के क्या कहता है? OH आयन देता है। वो सारे सब क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षार। अगर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल तो बहुत आसान है, सब लोग पढ़ जाता है। NaOH, KOH, ठीक है। ये सब क्या है? हमारे क्या हैं? ये क्षार हैं। जहाँ पे OH दिख जाए, जहाँ पे OH दिखा नहीं हम उसको कह देंगे क्षार, बिना कुछ सोचे समझे क्या बोलेंगे? क्षार। क्योंकि OH ही ऐसा होता है, जब इसको जली विलयन में अगर इसको ब्रेक करेंगे, घुलेगा तो Na+ अलग हो जाएगा और प्लस OH- क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर घुलेगा तो प्लस अलग हो जाएगा और OH आयन हमको मिल जाता है। तो इससे पता चल जाता है कि ये क्या है? क्षारीय गुण है। क्या है? क्षार गुण है। तो क्षार समझ में आ गया। क्षार स्वाद में कड़वा होता है या साबुन के स्पर्श होता है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? संक्षारण की होती है। और अगर जली विलयन में घुलकर अगर OH- देता है, आयन देता है, तो हम कहेंगे सब क्या है? क्षार, यानी कि बेस कहेंगे। क्या कहेंगे? बेस। अब हम इसकी बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी की।
तो क्षार की प्रॉपर्टी, जैसे हमने अम्ल की प्रॉपर्टियाँ पढ़ी थी, रासायनिक प्रॉपर्टीज और इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी, इसी तरह से केमिकल यानी कि बेस की भी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है और फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों होती है। तो आज हम इस दोनों इसमें डिस्कस करेंगे कि क्षार की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, एक बार हम फिर से इसको देखते हैं एन घटक को। NaOH हमारा क्या है, क्षार है। अगर इसको जली विलीन में अगर घोला जाएगा तो हमको मिलेगा Na+ OH आयन। तो इससे ये पता चलता है कि हमारा जो NaOH है ये हमारा क्या है, क्षारी है। क्यों? क्योंकि जली विलीन में घुलकर हमको OH आयन दे रहा है। इस वजह से हमको ये पता लगा सकते हैं कि यह क्या है, क्षारी है। क्या है, क्षारी है। ठीक है, क्षारी। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, यानी कि क्षार का रासायनिक गुण। क्षार का रासायनिक गुण, पहला रासायनिक गुण क्या, जैसे अम्ल का हमने पढ़ा था, जब कोई अम्ल धातु के साथ क्रिया करता है तो हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है। इसी तरह क्षार भी अगर किसी धातु से अगर रिएक्शन करता है तो हमें क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस। क्या मिलेगी, हाइड्रोजन। दोनों के लिए सेम है, चाहे अम्ल क्रिया करे चाहे क्षार क्रिया करे, दोनों अगर धातु के साथ अगर रिएक्शन करते हैं, दोनों के साथ क्रिया कराती है तो दोनों केस में हमें हाइड्रोजन गैस ही मिलेगी। उदाहरण के तौर देख लें, अगर NaOH है, ये हो गया हमारा सॉलिड रूप में, यानी कि धातु हो गया सॉलिड, और ये हो गया हमारा क्षार प्लस। तो बनेगा Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे 2 कर दें, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमें हाइड्रोजन गैस मिल रही है। यानी कि अम्ल और क्षार दोनों में अगर अम्ल से धातु से क्रिया कराते हैं तो दोनों केस में हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस। इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट क्या आता है, सोडियम जिंकेट हो गया, और ये हो गया हमारा हाइड्रोजन गैस। तो दोनों बात समझ में आ गई, चाहे अम्ल हो चाहे क्षार हो, अगर दोनों अगर धातु से क्रिया कराएंगे तो दोनों केस में हमको हाइड्रोजन गैस मिलेगा। ठीक है, पहली प्रॉपर्टीज हमारी फिक्स होगी। अब इसके जगह पे कोई सा भी धातु ले लेंगे, हमें हाइड्रोजन गैस ही मिलेगी। ठीक है, दूसरा गुण इसका देखा जाए, जली विलीन में, यानी कि जब क्षार को जली विलीन के साथ अभिक्रिया कराया जाए तो क्या होता है, जली विलयन के साथ क्रिया। जली विलयन के साथ क्रिया, तो अगर जली विलयन का मतलब होता है पानी, पानी के साथ क्रिया कराते हैं तो NaOH प्लस H2O, NaOH प्लस H2O। यानी कि जब अम्ल की बात की थी जली विलयन में, तो जब हम किसी अम्ल को जली विलयन के साथ क्रिया कराते थे तो अपने आयनों में क्या हो जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं, यानी आयनों में डिवाइड हो जाते थे, सेम टू सेम। इसी तरह हमारा क्षार भी अगर जली विलयन के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो ये भी अपने आयनों में क्या हो जाएंगे, बट जाएंगे। तो इसको कैसे होगा, Na+OH। ठीक है, ये दोनों अपने आप में क्या करें, बट जाएंगे। ठीक, अब 2 प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई, पहला धातु के साथ, दूसरा जली विलयन के साथ। और हमेशा एक इम्पोर्टेंट नोट याद रखना है आप लोग को। नोट क्या है कि सभी क्षारक क्या होता है, यह क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। क्या होते हैं, घुलनशील। सभी क्षारक क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। इनकी प्रकृति ऐसी होती है कि सभी जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं।
ठीक है। और तीसरी प्रॉपर्टीज हमारी होती है, तीसरी प्रॉपर्टी जो होती है कि अगर किसी क्षार को गर्म किया जाए, क्या किया जाए, गर्म किया जाए, तो अपने ऑक्साइडों में क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। जैसे अगर एग्जांपल में अगर देखें, जैसे अगर किसी भी क्षार को अगर हम क्या करते हैं, गर्म कर दिए, पहला हमने क्या पढ़ा कि धातु के साथ क्रिया, दूसरा जलीय विलयन के साथ क्रिया, तीसरा गर्म करना। तीसरी प्रॉपर्टीज क्या होती है, जब इसको हीट ज़्यादा किया जाए, जब किसी क्षार को यानी बेस को जब हीट दिया जाता है तो कैसा होता है। तो अगर हम किसी क्षार लेकर MgOH2, हमने इसको क्या कर दिया, हीट कर दिया। ये सिंबल देख रहे हो, सिंबल किसका है, किसी भी रासायनिक विक्रिया में अगर ये सिंबल आपको कहीं मिले तो समझ लेना है कि वो हीट क्या है, क्या है, हीट का है। तो इसको अगर हम हीट देंगे, गर्म किए, तो MgO हो जाएगा और प्लस H2O हो जाएगा, यानी कि ये लिक्विड बनाता है। क्या बनाता है, लिक्विड। जब किसी क्षार को अगर हम गर्म करेंगे, गर्म करने का मतलब क्या, उसको हीट में स्टोव पर रख दिए, बर्तन में गर्म करना चालू कर दिए, तो जब इसको गर्म करते हैं तो यह पानी और अपने ऑक्साइड में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। यह सबसे बड़ी क्षार की प्रॉपर्टी है। तो 3 प्रॉपर्टी हमने पढ़ लिया। कौन सी प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब आता है कि अगर किसी अम्ल का क्षार से क्रिया करा दें, अभी तो हमने अलग अलग धातुओं से प्रक्रिया पदार्थों से करा रहे थे, लेकिन अब क्या होगा, जब अम्ल एक क्षार आपस में मिलेंगे, जब रासायनिक केमिकल रिएक्शन करेंगे तो क्या बनता है, उसको देखते हैं। 4th प्रॉपर्टी में अम्ल प्लस क्षार, जब अम्ल और क्षार आपस में विक्रिया करते हैं तो हमें क्या मिलता है, लवण मिलेगा और प्लस क्या मिलेगा, जल। दैट्स मीन्स एसिड प्लस बेस, यानी कि यहाँ पे हमको साल्ट मिलेगा और प्लस वाटर, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि अगर एसिड और बेस का आपस में रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, साल्ट प्लस वाटर मिलेगा। क्या मिलेगा, वाटर। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और ये पूछे डायरेक्टली नहीं जाते हैं, इसे बहुत सारे क्वेश्चन घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1 नंबर में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या होता है जब किसी अम्ल को क्षार के साथ रिएक्शन कराया जाता है। तो हमको अगर पता रहेगा तो हम लिख सकते हैं, जब अम्ल और क्षार को आपस में क्रिया कराया जाता है तो हमको पानी मिलता है और एक तो साल्ट यानी कि लवण मिलता है। छोटा सा चीज़ है, बस इसको याद कर लेना है, ठीक है। तो ये होगी इसकी अलग से प्रॉपर्टी, अलग से भी आता है क्वेश्चन में, आई बहुत ज़्यादा कॉमन सी चीज़ है, इसको याद कर ले सकते हैं आप। तो इस चीज़, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हमको हमेशा क्या करना, 1 नंबर में पूछ सकता है, आपको बहुविकल्पी में पूछ सकता है। और एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि क्या होता है कि ये सब हो जाएगा, जब क्या होता है जब किसी धातु का क्रिया अम्ल से कराते हैं, क्या होता है जब किसी अम्ल का क्रिया क्षार के साथ कराते हैं। ये सब परिघटनाएं भी क्वेश्चन में पूछी जाती है, बोर्ड के एग्जाम में पिछली बार पूछी गई हैं और हर साल ही पूछी जाती हैं 1-2 परिघटनाएं आपको। तो ये घटनाओं में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, ठीक है। तो अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें, अम्ल क्षार, तो मान लेते हैं कि हमने एक अम्ल लिया HCl और एक क्षार लिया NaOH, ठीक है। अगर इन दोनों को आपस में रिएक्शन कराते हैं तो H प्लस इसके साथ चला जाएगा और Cl इसके पास चला जाएगा, तो क्या बनेगा, NaCl यानी कि लवण बनेगा और प्लस H2 यानी कि पानी, ठीक है। तो यानी कि जब किसी अम्ल को क्षार के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो हमारा नमक बनता है और क्या बनता है, पानी बनता है। ये इसकी प्रॉपर्टीज होगी, ठीक है। और इसी से रिलेटेड एक आता है पॉइंट, उसका नाम होता है तनुकरण। क्या होता है, तनुकरण। इसको बोलते हैं तनुकरण। ये तनुकरण क्या होता है, ठीक है। तनुकरण का मतलब क्या होता है, डाइल्यूशन, ठीक है। डाइल्यूशन ये क्या होता है कि जब कोई अम्ल या क्षार पानी में क्या क्या मिलाया जाता है तो उसके आयन की सांद्रता में प्रति इकाई में जो कमी आती है उसी को क्या कहते हैं, तनुकरण। क्या कहते हैं, तनुकरण। इसका मतलब फिर से एक बार, जब जल में अम्ल को या क्षार को मिलाया जाता है तो उसके आयन की सांद्रता, यानी कि जो अम्ल और क्षार के आयन की जो सांद्रता होती है उसके प्रति इकाई आयतन में क्या होती है, कमी होती है। क्या होती है, कमी होती है। इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं तनुकरण। क्या कहते हैं, तनुकरण। यानी कि जब तनुकरण यानी कि जब उसके आयन की सांद्रता को कम करना होता है या ज़्यादा करना होता है तब हम लोग उसको क्या कहते हैं, तनुकरण किया जाता है। यानी कि उसको हम लोग पानी में मिला देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास बहुत प्रभावी एसिड है, यानी कि बहुत डेंजरस है। डेंजर का मतलब डेंजर है, इसका मतलब है कि खतरनाक है। तो हम लोग उसके प्रभाव को, यानी एसिड और क्षार के प्रभाव को करने क्या करते हैं, पानी डाल देते हैं। जैसे कि क्या होता है कि कपड़ा पे एसिड गिर गया
कोई अम्ल हमारे कपड़े पे गिर गया, फिर बॉडी पे पड़ गया, तो हम लोग क्या करते हैं, फटाफट पानी गिरा देते हैं इसके ऊपर। इसका मतलब पानी इसलिए मिलाते हैं ताकि वो पानी के जैसे जली विलीन में घुलेगा तो क्या तनुकृत हो जाएगा। तनुकृत का होने का मतलब ही होता है कि उसका प्रभाव कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, हमारे शरीर को नुकसान नहीं होगा या फिर हमारे कपड़ा नुकसान नहीं होगा। तो इसी वजह से जब कहीं क्षार या अम्ल होता है तो उसको तुरंत पानी जली विलीन के साथ मिलाने से क्या होता है, मिला दिए तो इससे क्या होता है कि अम्ल का प्रभाव वहाँ पे कम हो जाता है, यानी कि प्रति इकाई आयतन की मात्रा में कमी आती है, जिससे हमारा नुकसान होने से बच जाता है। ठीक है, तो इसको प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं तनुकरण। क्या कहते हैं, तनुकरण। एक आती है हमारी उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनी अभिक्रिया का मतलब ये होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब यह होता है, अभी पीछे पढ़े हैं, हमको उस सेम टू सेम उसी को प्रोसेस समझना है। जब किसी अम्ल और क्षार को आपस में मिलाया जाता है, जली विलयन या रिएक्शन कराया जाता है, तो हमें लवण और प्लस जल यानी कि साल्ट प्लस जो वाटर मिलता है, इस पूरे प्रक्रिया को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी कि उदासीनीकरण। फिर से, जब किसी अम्ल और क्षार का आपस में रिएक्शन कराया जाता है तो हमें लवण और जल प्राप्त होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उदासीनीकरण। क्या कहते हैं, उदासीनीकरण। ठीक है, इतना पॉइंट समझ लिए। अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ बेस। टाइप्स ऑफ बेस। टाइप्स ऑफ बेस का मतलब जिस तरह से अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक प्रबल अम्ल एक दुर्बल अम्ल, उसी तरीके से हमारा बेस भी टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है स्ट्रॉन्ग बेस, उसके बाद वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, ये दो प्रकार के बेस होते हैं। इसका मतलब कि स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। स्ट्रॉन्ग का मतलब जिसका प्रभाव बहुत ज़्यादा हो, और वीक बेस का मतलब जिसका प्रभाव कम हो। यानी हमने पिछली बार में जब अम्ल की बात की थी तो जो हमने बोला था कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वीक एसिड। तो जिसका प्रभाव ज़्यादा होता है उसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं, और जिसका प्रभाव कम होता है उसको क्या बोलते हैं, वीक एसिड। क्या बोलते हैं, वीक एसिड। इसका मतलब यह हुआ कि जिस जलीय विलयन में OH आयन की मात्रा अधिक होगी, यानी जो क्षार जलीय विलयन में घुल करके बहुत ज़्यादा मात्रा में OH आयन देगा वह स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा, और जो जलीय विलयन में घुल करके OH आयन कम मात्रा में देगा उसे हम लोग कह देंगे वीक बेस। क्या कहेंगे, वीक बेस। इसी तरह अम्ल में क्या था, अम्ल में क्या था कि जो अम्ल जलीय विलयन में घुलकर ज़्यादा H+ आयन देगा उसे कहते थे स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो कम देता था उसे बोलते थे वीक एसिड। इसी तरह इसमें है कि जो जलीय विलयन में घुलकर ज़्यादा OH आयन देगा उसे स्ट्रॉन्ग बेस, और जो कम देगा उसे वीक बेस कहेंगे। ठीक है, तो ये दो प्रकार का होता है। अब मैं दोनों का एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ कि कौन कौन वीक बेस है और कौन स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं जो ये दिखाता है कि कौन स्ट्रॉन्ग है और कौन वीक है। तो इसको हम देखते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस में हमारा कौन आता है, NaOH, KOH, RbOH, लिथियम OH, LiOH। ठीक है, और वीक बेस क्षार में हमारा क्या आता है, NH4OH, H2O, C2H5। इसको नोट कर लेना, परीक्षा में कभी कभी पूछ देता है कि किन्हीं दो प्रबल अम्लों प्रबल एसिड के नाम लिखिए, प्रबल दुर्बल क्षार दुर्बल के नाम लिखिए। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अगर समझ में न आए तो वीडियो को बार बार देखिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि साइंस का बहुत बेसिक कंसेप्ट है, इसको समझने की कोशिश किया करिए। ठीक है, तो इसको अभी क्षार हमारा हो गया। क्षार का हमने क्या क्या पढ़ लिया, क्षार क्या होता है, क्षार की पहचान कैसे की जा सकती है, क्षार के रासायनिक गुण क्या होते हैं, क्षार का जब अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या होता है। अब उसके बाद हम पढ़ रहे हैं क्षार की कितने प्रकार का होता है। हमने दोनों पढ़ा, दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। ये दोनों प्रकार के हमने पढ़ा। अब हमको पता करना है कि इसका उपयोग क्या होता है, क्षार का उपयोग क्या होता है। ठीक है, ठीक है, तो अभी हम अगर बात करें अम्ल क्षार का उपयोग का, तो क्षार का उपयोग का मतलब ही होता है कि कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। हमने कुछ क्षार के नाम लिखे वहाँ पे। पहला है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग क्या जाता है, वस्त्र बनाने में। किसमें किया जाता है, वस्त्र बनाने में। और एक और होता है प्रति अम्ल बनाने में।
प्रति एंटी एसिड बनाने में, क्या बनाने में, एंटी एसिड या फिर प्रति अम्ल बनाने में किया जाता है। दूसरा होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका क्या नाम है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिसका प्रयोग अमोनिया के लवण बनाने में किया जाता है, अमोनियम सॉल्ट बनाने में किया जाता है। ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग चमड़ा उद्योग में किया जाता है, जल को सॉफ्ट यानी कि मृदु बनाने में किया जाता है। और तीसरा ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर को मतलब जो पानी को साफ करने में किया जाता है। तो ये होता है हमारे बेस का उपयोग। इसी तरह हमने अम्ल का उपयोग भी पढ़ा था, इसी तरह क्षार के। ये क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लिया जाता है, लेकिन याद रखना जरूरी है बेसिक जनरल नॉलेज के लिए कि क्षार का उपयोग कहाँ किया जाता है, अम्ल का उपयोग कहाँ किया जाता है, क्षार कितने प्रकार के होते हैं, ये सब सारी चीज़ें हमको याद करनी है, आगे ना आगे जाके कभी ना कभी काम आने वाली हैं। ठीक है। तो अभी जिस टॉपिक में अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसे ही आपको इंटरेस्टेड वीडियो आपको मिलते रहें। ठीक है। और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करिए। ठीक है। तो अभी कमेंट में अगर आपको अभी ऐसा लगता है कि मुझे टॉपिक समझ में नहीं आया, एक दो अगर चाहिए कि आप इस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखें, और एक तरह कि आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट भी लिख सकते हैं। अगर आप उससे भी नहीं होता तो आप मेरे प्ले स्टोर में जाकर के ऐप है एसएस कोचिंग सेंटर का, आप वहाँ पे एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ पे आपको यहाँ का इसका नोट्स, पीडीएफ्स, टेस्ट सीरीज भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। वहाँ पे भी आप जाकर अपने डाउट्स क्या करते हैं, क्लियर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला लेक्चर हम लोग कराएंगे पीएच वैल्यू। क्या लेंगे, पीएच वैल्यू। और पीएच वैल्यू बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगले लेक्चर यानी कि जब अगला वीडियो कल आएगा आपके पास, तो आपको उसमें पीएच वैल्यू के बारे में पूरी जानकारी उसमें देंगे कि पीएच क्या होता है, दैनिक जीवन में पीएच का उपयोग कैसे किया जाता है, कैसे हम इसकी सहायता से अम्ल और क्षार को मेजर किया जाता है, कैसे उसकी वैल्यू को डिसाइड किया जाता है। ये सब चीज़ों को हम लोग अगले चैप्टर में, पीएच का वो स्पेशल लेक्चर रहेगा, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। पीएच से कभी क्वेश्चन आते हैं तो हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।